ये है BA सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की बुक जिसका नाम है सांख्यिकी अर्थ एवं उपयोग, सांख्यिकी के प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन में सांख्यिकी की सार्थकता यानी महत्व। इसका पहला पॉइंट है आंकड़ों का अर्थ। आंकड़ों का अर्थ इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है जिस पे लिखा है, मान लें किसी विद्यालय में दशम वर्ग, यहाँ पे दिसंबर लिख दिया था गलती से, उसको काट के ऊपर साइन दे के मैंने दशम वर्ग लिखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये है, मान लें किसी विद्यालय में दशम वर्ग की सर्वाधिक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित की परीक्षा में बैठते हैं। मतलब दशम वर्ग यानी कि 10th क्लास के जो बच्चे थे, 30 बच्चे थे, उनकी मैथ्स की एग्ज़ाम थे, वे सभी परीक्षा में बैठते हैं। विद्यालय के प्रधान शिक्षक जानना चाहते हैं कि गणित में परीक्षाफल कैसा रहा। तो जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे वो जानना चाहते थे कि गणित का जो मैथ का परीक्षाफल यानी कि रिजल्ट था वो कैसा रहा। तो उन्होंने इसके लिए पहले उन्हें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लेने होंगे। यह परीक्षाफल के अध्ययन के लिए आंकड़े हुए मान्य प्राप्त अंक निम्नलिखित है। इसका मतलब है कि सबसे पहले प्रिंसिपल को बच्चों के जो जितने भी नंबर आए हैं वो लेने पड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पे एक सारणी दी है, इस पे उन्होंने 30 बच्चों के नंबर लेके देखा है कि किसके कितने नंबर आए हैं। तो इस पे आंकड़ों का अर्थ का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का, जैसे इन्होंने स्कूल का लिया, तो किसी भी चीज़ के बारे में समझने के लिए उसके लिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर उन्हें नंबरों में पेश किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में दिखाया है। और यही नंबर उस बात को समझने में मदद करते हैं। इसी को हम आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि सर्वाधिक या सर्वनिम्न अंक कितने रहे। जो इससे पहले वो जो सारणी थी उसके जो आंकड़े निकले थे उसके बारे में बात हो रही है कि यही जो आंकड़े हैं, ये जो सारणी थी, उन्हीं से ये पता चलेगा कि कितने बच्चों के ज़्यादा नंबर है और कितने बच्चों के सबसे कम या सबसे ज़्यादा का आंकड़ा लग सकता है। फिर आगे जो ये जिज्ञासा के किसी क्षेत्र में लिखा है, यहाँ से मैं आपको बस ऐसे समझा देती हूँ क्योंकि इसको पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसलिए इसका मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक और सबसे कम आंकड़ों से कैसे पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में जिज्ञासा कितनी है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षा के माध्यम से हम छात्रों की बुद्धि का मापन करते हैं। बुद्धि परीक्षा में जो छात्र अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें हम आंकड़ा कहते हैं। इसी तरह से जिस क्षेत्र में अधिक आंकड़े होते हैं उससे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। आगे है इसमें आंकड़ों की प्रकृति। इस पर लिखा है कि आंकड़ों के विभिन्न रूपों के अध्ययन के द्वारा इसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। आंकड़े निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है गुणात्मक तथा संख्यात्मक आंकड़े, दूसरा है सतत तथा विविध सत्य आंकड़े, तीसरा है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े। तो सबसे पहले है गुणात्मक तथा संख्यात्मक आंकड़े, जिसका मतलब मैं बता देती हूँ। गुणात्मक आंकड़े वे होते हैं जिनको हम केवल विशिष्ट वर्गों में माप सकते हैं। उनके मापन के लिए केवल एक संख्यात्मक मापदंड का उपयोग किया जा सकता है। इसके उदाहरणों में व्यवसाय, जाति, धर्म, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि शामिल होते हैं। इसके विपरीत संख्यात्मक आंकड़े वे होते हैं जिनकी गणना या मापन संख्यात्मक परिणाम देते हैं। उसमें बुद्धि, प्रवणता, व्यक्तित्व, अभिरुचि और मूल्य जैसी चीज़ें होती है। अब दूसरा है सतत तथा विविक्त आंकड़े, जिसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। सतत आंकड़े वे हैं जिनका मापन मापनी से किया जा सकता है। दूसरा है सतत तथा विविक्त आंकड़े, जिसका मतलब है सतत आंकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम मापनी से माप सकते हैं और उनके बीच का मूल्य भी अनुमानित किया जा सकता है। इनके उदाहरण में ऊंचाई, भार आदि शामिल होते हैं। असतत या विविक्त आंकड़े वे होते हैं जिनके पूर्णांक मूल्य की सीमाओं के बीच का
बीच का मूल्य मापने में संभव होता है, परंतु मात्रात्मक मूल्य मापने में संभव नहीं होता। इसके उदाहरण में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांक आते हैं। अगला है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े, जिसका मतलब है अगर एक अन्वेषक या अनुसंधानकर्ता अपने आंकड़ों का संग्रह पर्यवेक्षक द्वारा किया है, जिसका अर्थ होता है कि उनकी सत्यता का जिम्मेदारी उन पर है, तो इसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा कक्षा में ली गई उपस्थिति या परीक्षा के अंक इस शिक्षक के लिए प्राथमिक आंकड़े होते हैं। अगर अन्वेषक विभिन्न स्रोतों से आंकड़े संग्रहित करता है जिनकी सत्यता का जिम्मेदारी उस पर नहीं है, तो इन आंकड़ों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग में लाना सही होगा। ये साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट है। मैं दूसरा पार्ट कल परसों तक अपलोड कर दूंगी, उसका वीडियो दूसरे पार्ट का। तब तक आप इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।